हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हमने प्रीवियस लेक्चर में आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A को कवर किया था और इस लेक्चर में हम अब आर्टिकल 22 को कवर करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो पुलिस पहले घर आएगी, पुलिस उन्हें बोलेगी कि हमें आपको अरेस्ट करना है, ऐसे घर से उठा के नहीं लेके जाएगी ना, पहले मतलब कारण तो बताएगी ना। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड shall be detained in custody without being informed as soon as may be on the grounds of such arrest। grounds of the such arrest बताना होगा। nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner or of his choice। ठीक है, right to consult nor shall be denied the right to consult and defended by a legal practitioner of his choice। और फिर वो इंसान वहीं पे कंसर्न भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो वो अपने लॉयर को फोन भी लगा सकता है। तो ये राइट अरेस्ट करते टाइम होती है उस पर्सन के पास जिसको पुलिस अरेस्ट करने आई है। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 आपको समझ में आ गया होगा। Article 22 Clause 2, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate, and no such person shall be detained in a custody in said period without the authority of magistrate। इस आर्टिकल का बेसिकली मतलब ये है कि किसी को भी अगर अरेस्ट किया जाएगा तो उसे 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उसके डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वहां पे लेके जाना होगा, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में उस पर्सन को लेके जाना होगा पुलिस को, और वहां पे पुलिस बताएगी कि हमने इस बेसिस पे इनको अरेस्ट किया है, और वो मैजिस्ट्रेट एक बार चार्जेस वहीं पे चेक करेंगे। सो ये प्रोसेस 24 आवर्स से पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया आज रात के 8 बजे, ठीक है, तो कल रात के 8 बजे तक ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी है कि एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। मतलब आज रात के 8 बजे अरेस्ट किया तो आज रात के 8 बजे अरेस्ट किया तो कल रात के 7:59 से पहले ये लोग उस पुलिस स्टेशन से निकल जाना चाहिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है, 24 घंटे से पहले वो निकल जाना चाहिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में। 24 घंटे से पहले जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास में पहुंचे। 24 घंटे से पहले जरूरी नहीं है कि पुलिस उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के पास में लेके पहुंच जाए, लेकिन 24 घंटे से पहले वो पुलिस स्टेशन छोड़ के और मैजिस्ट्रेट के पास निकलना जरूरी है। ठीक है, ये प्रोसेस आपको क्लियर है। सो आर्टिकल 22 क्लॉज 2 बेसिकली इस चीज की बात करता है कि 24 आवर्स से पहले या फिर वो जर्नी के स्टार्ट होने से पहले 24 आवर्स होना चाहिए, तो मैजिस्ट्रेट के पास में उस इंसान को पहुंचाना है, वो इंसान जाएगा मैजिस्ट्रेट के पास में। ठीक है, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from place of arrest। So 24 hours के पहले मैजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को उस पर्सन को प्रोड्यूस करना होगा कि इस पर्सन ने ये विक्टिम ये क्राइम किया है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है ना कि मैजिस्ट्रेट बहुत दूर रह रहे हैं, एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत दूर रह रहे हैं, तो कम से कम वो पुलिस स्टेशन से निकल जाए 24 घंटे पहले, फिर वहां पे वो जाने में जितना भी टाइम लगे वो टाइम एक्सक्लूडेड होगा। ठीक, सो ये क्लॉज भी आपको क्लियर है। देन आर्टिकल 22 क्लॉज 3, नथिंग इन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। नथिंग इन क्लॉज 1, ये क्लॉज 1 हमने पढ़ा था ये वाला, एंड क्लॉज 2 दैट इज ये मैजिस्ट्रेट। नथिंग इन क्लॉजेज 1 and 2 shall apply to any person who for the time being is an enemy alien। अब enemy alien क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वार हो रहा है,
तो उस टाइम में जिस टाइम में वार हो रहा है उस टाइम में जितने भी पाकिस्तान के जो भी सिटीजन्स यहाँ पे होंगे वो एनिमी एलियन होंगे, सिर्फ उस टाइम के लिए, ठीक है। टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन, उस वार के दौरान जो भी पाकिस्तान के सिटीजन्स इंडिया में होंगे वो हमारे लिए एनिमी है, तो वो एनिमी एलियन। सो वहां पे इनको प्रोड्यूस करना जरूरी नहीं है और इन्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना भी जरूरी नहीं है, ठीक। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है हम इसे समझते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन समझने के लिए हमें एक प्यूनिटिव डिटेंशन भी समझना होगा, तो हम उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? पर्सन हु इज बीइंग डिटेन फॉर हिज पनिशमेंट। मैंने चोरी की, मुझे पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार किया और अंदर जेल में डाल दिया। सो पर्सन हैज बीन डिटेन्ड फॉर द पनिशमेंट, मतलब मैंने क्राइम किया और मुझे पनिशमेंट मिल गया। सो द पर्सन हैज बीन डिटेन्ड फॉर पनिशमेंट का मतलब है प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या है? हेयर डिटेंशन इज इन एंटीसिपेशन ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब मैंने क्राइम नहीं किया है लेकिन पुलिस को शक है कि मैं वो क्राइम कर सकता हूं। हेयर डिटेंशन इज इन एंटीसिपेशन ऑफ डूइंग समथिंग, इट इज अ प्रिवेंटिव प्रिकॉशन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इट इज अ प्रिवेंटिव प्रिकॉशन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव, मतलब पुलिस लेती है ना ये डिसीजन कि इसको अभी गिरफ्तार कर लेते हैं। कई बार कोई सेंसिटिव इशू होता है, कोई देश में कोई सेंसिटिव इशू चल रहा होता है, तो कई बार पुलिस पहले से कुछ लिस्ट बना के रखती है कि इन लोगों को कुछ टाइम के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक होगी तब बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, बस प्रिवेंट, ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बिगड़े। जब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को अमेंड कर दिया गया था, तब वहां के जो लीडर्स थे उनको भी तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही रखा था। वहां के लीडर को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही तो रखा था। और अभी भी कुछ लीडर हैं, कुछ तो बाहर आ गए और अभी भी कुछ हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेल, मतलब जेल में तो नहीं, एक हाउस अरेस्ट में है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो आपको क्लियर है व्हाट इज प्यूनिटिव डिटेंशन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। So what is article 22 क्लॉज 3 का आपको पॉइंट ए भी क्लियर है और आपको 22 क्लॉज 3 का 22 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी वाला भी आपको क्लियर है, ठीक है। सो ये क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, ये आपको पता है। राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर, आर्टिकल 22 क्लॉज 1, ठीक। देन राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, ये भी आपको पता है। राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ आपके अरेस्ट करने के ग्राउंड सही है तो ही आप उन्हें डिटेन, आप उन्हें इम्प्रिजनमेंट में रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। सो ये वो वाला पॉइंट है। राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट, और अगर आपने मैजिस्ट्रेट के पास में नहीं गए हैं, हम मैजिस्ट्रेट के पास में जाते हैं ना, मैंने बताया ना पुलिस जाती है ना उस इंसान को लेके कि हमने इसे इस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है, अगर आप उसे मैजिस्ट्रेट के पास में नहीं लेके गए तो आप उसे डिटेन नहीं कर सकते हैं। राइट नॉट टू बी डिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट, अगर आपको उस इंसान को 24 आवर्स से ज़्यादा उसको डिटेन करना है सो आपको मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। सो ये बेसिकली ये वाली एक्सप्लेनेशन क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 की थी। Then Article 22 Clause 3 says the following safeguards are not available to following enemy alien and if the person is arrested under the laws made for the purpose of preventive detention। अब आपको ये भी पता है कि preventive detention क्या है। So Clause 3 भी आपको clear है and उसके सब clauses भी। Then preventive detention laws detain the person where the evidence against his are not sufficient for his conviction, but it is sufficient to justify its detention on the grounds of foreign affairs, security of the nation, maintenance of public order. Preventive detention laws detain a person where the evidence against him are not sufficient for the conviction. कोई evidence नहीं है उसके खिलाफ, but it is sufficient to justify its detention on the grounds of foreign affairs, security of the nation, maintenance of public order. लेकिन
जब हमें पता होता है कि कोई दंगे होने वाले हैं और वो लीडर का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है या कुछ मासेस को प्रोटेस्ट करने में ही कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो हम उन इंसान को पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत हाउस अरेस्ट कर देते हैं। ये भी आपको क्लियर है? हम सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, हम प्रिवेंट कर रहे हैं चीजों को होने से पहले। देन द डिफरेंस बिटवीन प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी आपको क्लियर है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ आर द कॉन्ट्ररी टू द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है कि किसी भी इंसान को आपने अंदर डाला, हाउस अरेस्ट कर दिया, अंदर कर दिया, वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि आप उस पर्सन के, हमने जितने भी अभी राइट्स पढ़ी थी, लिबर्टी पढ़ी थी, राइट टू लाइफ विद द डिग्निटी पढ़ी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा था, उन सारी राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन है ना, उस इंसान की कहीं ना कहीं राइट वायलेट हो रही है, इसलिए बोला है दे आर कॉन्ट्ररी टू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। दीज लॉज आर अननोन इन अमेरिका, अमेरिका में तो नहीं है। इट इज ओनली रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड ओनली ड्यूरिंग वार टाइम्स, इंग्लैंड में सिर्फ रिस्टोर्ड हुए थे सिर्फ वार टाइम्स के कारण, ताकि जिन लोगों को उन पे शक था उनको वो सिर्फ अंदर डिटेन कर रहे थे। बट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अनडाउटेबली अनफॉर्चुनेट। ये इसका हम क्रिटिसिज्म के तौर पे ये लाइन लिख सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत किसी को अंदर हाउस अरेस्ट कर देना, अंदर डाल देना। प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक के खिलाफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं और वो इनके तहत भी इंसानों को अंदर डिटेन कर देती है। ठीक है, ऑल सच प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मस्ट कन्फर्म द फॉलोइंग सेफगार्ड्स। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कौन से सेफगार्ड को फॉलो करना चाहिए? If the detention is more than 3 months, then the matter must be referred to an advisory board composed of judges of high court or person qualified for the judges of high court. For example, हमने किसी को preventive detention के थ्रू अंदर कर दिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर में लीडर्स के साथ में हुआ था, तो वो सिर्फ आप 3 महीने के लिए कर सकते हो। अगर हम 3 महीने से ज़्यादा के लिए करेंगे तो एक एडवाइजरी बोर्ड होता है। अब एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स कौन होते हैं? कंपोज्ड ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या तो वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे या क्वालिफाइड फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उनके सामने ये मैटर जाता है और वो चेक करते हैं कि इनका डिटेंशन और एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। अगर एडवाइजरी बोर्ड बोलेगा कि हाँ आप डिटेंशन एक्सटेंड कर दीजिए, तो ही 3 महीने से ज़्यादा का डिटेंशन हो सकता है। और अगर एडवाइजरी बोर्ड बोल देगा कि नहीं अब इन्हें डिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाता है। Detention may be continued only when the advisory board considers that there are sufficient ground for detention. Detention may be continued only where the advisory board considered that there are sufficient ground for detention. So ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। The ground of detention must be communicated to the detentu. Detentu वो होता है जिसे preventive detention में रखा जाता है, तो grounds must be communicated. The detentu must be given an opportunity to make a representation against the order of detention. ये वाला पॉइंट भी सिंपल है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए लीगल रिप्रेजेंटेशन कि वो अपने डिटेंशन के खिलाफ केस फाइल कर सके। The detenu must be given an opportunity to make a representation against the order of detention. हम एक बार सारे सब क्लॉजेस को भी देख लेते हैं और अच्छे से। वैसे एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन एक बार हम सब क्लॉज को एक क्विक रीड तो देख ही लेते हैं ताकि कोई चीज छूट ना जाए। सो 22 क्लॉज 4 क्या बोलता है? हम क्लॉज 3 तक कवर कर चुके थे, क्लॉज 4 को अब हम देखते हैं। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल बी ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 months अनलेस एडवाइजरी बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट जो कि हम पूरे अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, फिर इसी क्लॉज में आगे क्या लिखा है? इसी क्लॉज में क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में हम अगर क्लॉज 4 सब क्लॉज ए में अगर हम आगे देखें, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7। ठीक है, अब हम क्लॉज 7 देखते हैं। क्लॉज 7 क्या बोलता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच the class or classes of cases in which a person may be detained for a longer than the 3 months
अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, सब क्लॉज 7 ये कहना चाह रहा है कि जो 3 महीने का जो एडवाइजरी काउंसिल वाला जो था ना, कि हमें एडवाइजरी काउंसिल से परमिशन लेनी होगी, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है और उस लॉ के अंदर उस पर्सन को डिटेन किया जाता है तो पर्सन 3 महीने से ज़्यादा, तो उस पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करे, तो पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब करे तो ये 3 महीने वाला जो एडवाइजरी बोर्ड वाला जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगर पार्लियामेंट में बाय लॉ अगर प्रिस्क्राइब कर दे कि इस इंसान को, पर्सन एक्स को इस लॉ के तहत डिटेन किया गया है और हम इसे 3, 4, 5, 6 महीने तक डिटेन करके रखेंगे, तो फिर एडवाइजरी काउंसिल की जरूरत नहीं होगी। द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द क्लास और classes of cases in which a person may be detained for a longer period, for a period longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an advisory board in accordance with the provision of subclause A of clause 4। अब clause 4 का subclause A क्या था कि 3 महीने में हमें क्या लेना है, एडवाइजरी बोर्ड का हमें परमिशन लेनी है। तो इन्होंने इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है और उस लॉ के अंदर किसी पर्सन को डिटेन करते हैं तो फिर एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवाइजरी बोर्ड के 3 महीने का जो पीरियड ऑफ एक्सपायरेशन है उसकी हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है आप सभी को? एक बार और अच्छे से समझते हैं। 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2, 22 क्लॉज 1, 22 क्लॉज 2 और 22 क्लॉज 3, ये तो आपको क्लियर है। 22 क्लॉज 4 में भी यही बात लिखी गई है कि अगर किसी पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा डिटेन करना है तो क्या होगा, हमें एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेनी होगी कि हमें इस पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन करना है। ठीक है, अब उस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कौन होंगे? ईदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट और पर्सन क्वालिफाइड एज अ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्लियामेंट बाय लॉ किसी पर्सन को एक्स्ट्रा डिटेन करती है, एक लॉ बनाया पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट ने बोला कि XYZ को हम इस लॉ के तहत डिटेन कर रहे हैं और इनका डिटेंशन पीरियड 6 महीने होगा, 7 महीने होगा, तो फिर एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ का कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, सो पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब, ये चीज पार्लियामेंट बता सकती है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन may in any class or classes of cases may be detained under any law providing for preventive detention and the procedure to be followed by an advisory board in an inquiry under subclause A of subclause 4। पार्लियामेंट पूरा टाइम बता सकती है कि हमें कितने टाइम तक उस पर्सन को डिटेन करके रखना है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, और वो प्रोसीजर बता सकती है कि एडवाइजरी बोर्ड कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब। ठीक है, में बाय लॉ, ये समझ में आ गया आपको? सो बेसिकली आपको आर्टिकल 22 क्लियर है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के हमने सारे क्लॉजेस समझ लिए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के हम सारे उसके एसेंस को समझ चुके हैं। आर्टिकल क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, एनी पर्सन is detained in pursuance of any order, when any person is detained in pursuance of any order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may communicate to such person on the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ऑर्डर। ये भी हमने बात कर ली थी कि उस पर्सन को हम बता सकते हैं कि आपको किसके बेसिस पे डिटेन किया गया है और उनको रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा, अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 6, नथिंग इन क्लॉज 5। अब हम अभी क्लॉज 5 पढ़ के आ रहे हैं। हमने क्लॉज 5 में क्या देखा है? When any person is detained
उनको डिटेंशन का रीज़न बताना होगा और हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन का मौका देंगे कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया है, मेरी लिबर्टी वायलेट हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 5 ये बोलता है। ठीक है, एंड देन 22 clause 6, nothing in the clause 5 shall require the authority making any such order as it referred to in that clause to disclose fact which such authority considered to be against the public interest or disclose। अब क्लॉज 6 जो है वो क्लॉज 5 का कॉन्ट्राडिक्शन है। Nothing in clause 5 shall require the authority making any such order as it referred to in that clause to disclose the fact in such authority considered to be the against the public interest to disclose। अगर चाहे तो वो अथॉरिटी नहीं भी बता सकती है अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अगर अथॉरिटी को लगता है कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो सकता है तो वो अथॉरिटी चाहे तो वो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती है। आया आपको आर्टिकल 22 समझ में? आर्टिकल 22 देखो बहुत सिंपल है। बेसिकली आर्टिकल 22 बात कर रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन में पहला क्लॉज तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें पता है कि किसी को भी अरेस्ट किया है तो उसे इन्फॉर्म करना है, सारी चीज़ें हैं, राइट टू कंसल्ट वाली चीज़ें हैं, डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ बाय हिज चॉइस, ये भी पता है हमें। फिर मैजिस्ट्रेट के पास में ले जाना है 24 आवर्स में, ये भी हमें पता है। फिर हमें ये भी पता है कि एनिमी एलियन पे ये चीज़ें लागू नहीं होगी, कौन सी, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 वाली। और सेकंड, हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर हमने देखा प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, फिर हमने देखा प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले ने कोई क्राइम नहीं किया होता है लेकिन हम प्रिवेंट करते हैं ताकि वो कोई क्राइम ना कर दे, एक सस्पिशन के बेसिस पे रखते हैं हम उसे। ठीक है, देन क्लॉज 4 हमें पता है कि एक अथॉरिटी के पास में लेके जाना होगा, एडवाइजरी बोर्ड के पास में लेके जाना होगा। एडवाइजरी बोर्ड उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सटेंड करेगी 3 महीने से ज़्यादा के लिए अगर आप उनको डिटेन करना है तो। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? हाई कोर्ट के जजेस होंगे या फिर पर्सन क्वालिफाइड एज हाई कोर्ट जज। ठीक है, फिर इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि क्लॉज 7 में है। क्लॉज 7 क्या बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बना दिया है तो फिर एडवाइजरी बोर्ड के ज़रूरत, कॉन्सेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्लियामेंट बाय लॉ अगर किसी इंसान को डिटेन करता है तो वो उसे 3 महीने के लिए, 3 महीने से ज़्यादा के लिए डिटेन कर सकता है। ये वाला पॉइंट भी हमें क्लियर है। देन वो डिटेन को, ये डिटेंटू को हमें ये सारी चीज़ें बतानी होगी कि हमने आपको क्यों डिटेन किया गया है और उनको एक रिप्रेजेंटेशन का मौका है। देन इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लॉज 6 जो कि नथिंग इन क्लॉज 5 शैल रिक्वायर द अथॉरिटी मेकिंग एनी सच ऑर्डर एज इट इज रिफर्ड टू इन दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच अथॉरिटी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज। अगर उस अथॉरिटी को लगता है कि अगर मैंने इसे बता दिया कि हमने आपको क्यों डिटेन किया गया है और इससे पब्लिक इंटरेस्ट या पब्लिक सेंटिमेंट हर्ट होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अथॉरिटी उस इंसान को बताए। ज़रूरी नहीं है ये अथॉरिटी डिटेंटू को बताए कि हमने आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया है। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, लेकिन अगर हम अच्छे से समझें, क्लॉज बाय क्लॉज चलें, अच्छे से चीज़ों को देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन को देखें और सिंपलर फॉर्म में समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको इन चीज़ों का रिवीजन करना होगा, नहीं तो आप सच में भूल जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आई होप आपको आर्टिकल 22 समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।